Hello everyone in the Answer Kai, and today we are starting a series on polity, particularly the paper GS2, in which we'll be dealing the each and every concept, both the constitution as well as the other parts, which are very crucial for the mains examination of the UPSC civil services, as well as we will look some important information which is crucial for the prelims examination. तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर विल बी डीलिंग as what is the process of the constitution making, how the Britishers started the legacy of constitutionalism, rule of law, and how the Indians intervened in that and finally laid the beautiful and one of the largest, and we should say the largest constitution of the world, that is the Indian Constitution, which establishes the republicanism, the constitutionalism, and the state of justice in the Indian geographical context. तो अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश राज की, तो we know that in the year 1600, the British came in India as a trading company, and slowly, in the gradual process, they engulfed themselves into the domestic politics of the India, which forced everyone to establish some sort of principles, institutions, and this is the way the constitutionalism started in India. अगर हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो these are considered as pre-independence act or pre-independence norms which were made by Britishers to have to establish a state of administration in India. अब हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है क्या, so as the name is suggesting, regulating act. So what was the crux and the reason behind launching this act? That the traders of the companies or the private officials of the companies having unsurmountable power during the British time in these time periods, and that led to monopoly over the trade policies and distortion in the trade policies. So when the government and when the top north echelons realized that the officials of the companies are not performing their activities in the betterment, in the better regard of the British monarchy, then finally started the regulation over the company. तो उस रेगुलेशन को करने के लिए सबसे पहला जो एक्ट लाया गया उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके फीचर्स क्या थे? इसके फीचर्स अगर ब्रॉडली हम देखें तो सिर्फ 3 फीचर्स हैं। पहला ये कि हमारे यहाँ पर 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और उसके बाद हमारे यहाँ रजवाड़े जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जो कि 562 थे। हर चीज को गवर्न करने के लिए कोई कानून चाहिए होता है, तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बात की गई कि बंगाल एक ट्रेडिंग हब है, ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक हब है, वहां से ज्यादा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पर होती है, वहां पर ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि वहां पर हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन लाएं, तो एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसमें यह बताया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो कि एक ब्रिटिशर ही थे, उनको गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं कहा जाएगा, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, प्रवेश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो मद्रास और बॉम्बे है, वहां पर जो गवर्नर हैं वो कुछ मैटर्स के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल से नीचे होंगे, जो कि बताया भी गया, जैसे कि डिसीजन लेना एट द टाइम ऑफ वॉर और इमरजेंसी। और एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई जिसमें 3 जजेस थे, वन वाज द चीफ जस्टिस एंड 2 वर द असिस्टेंट जजेस, एंड 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई जो बंगाल के गवर्नर जनरल को उनके डेली एडमिनिस्ट्रेटिव काम में सपोर्ट करेगी। यस बताइए। प्रवेश अब पहली बात यहाँ पर है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो नाम है रेगुलेटिंग है, उसके पीछे कंटेक्स्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही याद करेंगे तो याद रहेगा नहीं, और फिर इसको नॉर्मली इसको याद करना पड़ेगा। तो इसके पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें ब्रिटिश पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में एक डोमिनेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद 1765 से लेकर 1772 के बीच में डुअल गवर्नमेंट होता है, ऐसे कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग उसके हिसाब से, कि डुअल गवर्नमेंट में बात ये था कि जो मिलिट्री प्रोविजन रहेगा वो ब्रिटिश के पास रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव
और जस्टिस के जो रहेगा वो दीवान के हिसाब से रहेगा, दीवान के पास रहेगा। रेवेन्यू और मिलिट्री ब्रिटिश के पास, बाकी उसके पास। तो अकाउंटेबिलिटी दिया गया था टुवर्ड्स द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे उनको, और जो ओवरऑल दीवान और मिलिट्री था वो ब्रिटिश के पास था। तो डुअल गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो नहीं पाया रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में। तो एक रॉबर स्टेट क्रिएट किया गया। रॉबर स्टेट मतलब है पूरा लूटा गया बंगाल को। जब बंगाल को लूटा गया, तब जो ब्रिटेन में लोग बैठे थे उनके अंदर में सोच आया कि इतने पैसा कमा रहे, इतना पैसा कमा रहे वहां से बंगाल से, उनको दीवानी राइट से मिला है 1765 के समय में जो साइन हुआ था शाह आलम के साथ, या फिर अवध के राजा के साथ जो दीवानी राइट्स मिला उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल बंगाल में, बिहार में एक्सेट्रा। तो पैसे इतना कमा रहे हैं लेकिन फिर वो लोन क्यों ले रहे हैं? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में क्वेश्चन उठा था कि लोन क्यों ले रहे हैं, इतना पैसा इतना कमा रहे, प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन लोन क्यों ले रहे हैं? तब उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई करप्शन है, बहुत करप्शन है। तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए किसको? कंपनीज का जो भी काम को इन द इंडिया। तब अगर उसके हिसाब से, वो लेंस के हिसाब से सोचोगे, तो द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया। पहले नहीं हुआ था, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से वो काम कर रहे थे पूरा, ट्रेडिंग कर रहे थे, अपना साइन कर रहे थे, डील साइन कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि वो लोन ले रहे हैं, और तब वो फर्स्ट, इसलिए उन्होंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट है ये, डायरेक्टली नहीं किया, धीरे धीरे किया। जब भी होता है धीरे धीरे होता है। तो रेगुलेटिंग, फिर पिट्स इंडिया 93, फिर 1813, सब में वो देखोगे धीरे धीरे इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, 53 तक जाएगा। 53 के बाद जब डलहौजी आएंगे, डलहौजी के समय भी वो बात करेंगे कि कैप्चर कर लो स्टेट्स को। उसके बाद 57 के बाद से होगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, अब मेरा शासन डायरेक्टली होगा 1858 में पहली बार। तब वहां से फिर धीरे धीरे करेंगे। हाँ, आफ्टर 1858 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि डायरेक्टली इंटरवीन करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि फॉर द इंडियन स्टेट्स द क्वीन एलिजाबेथ विल प्रमोट, ऐसा डायरेक्टली बोल करके कि सबके लिए भला होना चाहिए, सबका बात करना चाहिए। तो फिर उसके बाद से लॉर्ड लिट्टन के समय में वही आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थोड़ा थोड़ा लोकल बॉडीज के अंदर में बात होगा, लॉर्ड मेयो का बात होगा उसमें, लॉर्ड रिपन का बात आएगा। फिर प्रेस को लिबरल किया जाएगा। लेकिन असली में ऑफिशियल कंट्रोल रहेगा वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। तो 1857 तक हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन होते रहेगा, तुम देखना हर बार जो आएगा ना, हर बार सेंट्रलाइजेशन होगा। हमेशा से चाहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पर तीन स्टेक होल्डर है, एक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट हो गए, एक इंडियन लोग हो गए, और एक और ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गए। तो तीन स्टेक होल्डर होंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट हमेशा चाहेगा कि मैं इंटरवीन करूं हर चीज मैटर पर। ईआईसी जो होंगे, ईआईसी का कंट्रोल होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होगा। ईआईसी चाहेंगे कि मेरे अंदर कंट्रोल कम रहे। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मेरा अपना चलना चाहिए हर जगह इंडिया में, जो भी चीज डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, हर जगह। अब इंडियन पीपल है उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है देखा जाए तो ये एक तीन स्टेक होल्डर है। तो बेसिक प्रोविजन ये बताया, 1773 रेगुलेटिंग है, रेगुलेट किया जाएगा पहली बार। वहां से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा, आगे हर एक फीचर में ऐड होगा, कोई ना कोई ऐड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर कास्टिंग वोट पहले था जब गवर्नर जनरल का, तब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। हर बार सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, स्पेसिफिक हर गवर्नर जनरल के बीच में लड़ाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मद्रास बोलेगा कि मेरा बात कोई नहीं सुनता, बॉम्बे बोलेगा कि मेरा बात कोई नहीं सुनता, फिर वेस्ट बंगाल सब कोई बात सुनता है क्योंकि वेस्ट बंगाल सबसे रईस प्रोविंस है। तो फिर बोले ठीक है सेंट्रलाइज करो, गवर्नर जनरल वेस्ट बंगाल को बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे सेंट्रलाइजेशन होगा। वहां से फिर डलहौजी पता ही है वहां तक का। 58 के बाद से जो भी बात होगा, ऊपर ऊपर बात होगा कि डिसेंट्रलाइज करेंगे, लोकल बॉडीज को लाएंगे, सब में आएंगे, इंडिया का इंक्रीज पार्टिसिपेशन करेंगे। जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट में एग्जाम होगा वो धीरे धीरे इंडिया के लिए भी खुलेगा। तो 1920s में आके खुलेगा धीरे धीरे। फिर 1919 में पहली बार डायरकी आएगा जिसमें तोड़ा जाएगा प्रोविजन रिजर्व लिस्ट और अनरिजर्व लिस्ट। 1935 में बोलेगा कि ऑटोनॉमी दिया है स्टेट को। तो देखोगे कि धीरे धीरे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धीरे। तो ये एक तरीका है ऐसे याद करने का। और उसका जो नाम है रेगुलेटिंग, इसी से आप प्रोविजन निकाल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू प्रवेश। Okay. आई होप आई एम So, क्लियर। yes. So after the regulating act, what happened? That the features of regulating act were not happening properly.
वन इंसिडेंट इज सुप्रीम कोर्ट, जो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उन्होंने गवर्नर के ऊपर भी अपना सुपरविजन दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि आई एम इम्यून फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। तो इस तरीके से जो आपस में जो कन्फ्रंटेशन हुई, उसके बाद एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर बात हुई है उनका जुरिस्डिक्शन जो सिविल केसेस है उनके ऊपर रहेगा, क्रिमिनल केसेस के ऊपर रहेगा, लेकिन जो गवर्नर जनरल होंगे वो इससे इम्यून ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन डिफाइंड, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो क्लियरली डिफाइन कर दिया गया कि जो काउंसिल है उनकी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो गवर्नर जनरल है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे उनकी कमेटी होती थी जो डिसीजन लेती थी कंपनी कैसे काम करेगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अब उन्होंने देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो जो कमर्शियल काम है वो भी कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कर रहे हैं, तो इस वजह से मोनोपोली क्रिएट हुई। इस चीज को तोड़ने के लिए क्या किया गया कि एक सेपरेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर 6 मेंबर्स थे जो कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज करेंगे। कौन से अफेयर्स? एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी करनी है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसके बाद जो नीचे करो थोड़ा सा। अब इसमें मैं हम बात इंटरव्यू करूंगा एक बार प्रवेश, कि हम्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या फर्क है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो क्या कोर्ट करेंगे। ऑफ डायरेक्टर, हाँ कोर्ट बोलो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ बीओसी एंड बीओसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हो गया। एक तरह से क्या है कि कंपनी है, ईआईसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट दिया जाता है कि सरकार की तरफ से तुमको मिला है कि यहाँ तुम ट्रेड करो, मिल गया, परमिशन मिल गई, चार्टर करो, कर मिल गया उसे। अब है कि उसको चलाने वाला कौन है, इन्वेस्टमेंट, सबको जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे किसके थ्रू, तो ज्वाइंट स्टॉक के थ्रू। ज्वाइंट स्टॉक के में बोर्ड डायरेक्टर होंगे, जैसे अभी एमडी होता है ना, एमडी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सी बोर्ड डायरेक्टर्स, वो डिसाइड करते हैं कि मेरे कौन ऑफिशियल होंगे जो अपॉइंटमेंट होगा ईआईसी के अंदर में। तो अब जो लगा पार्लियामेंट को लगा कि ये चीज कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद सफाई करते रहेंगे तो उनको रेगुलेट कौन करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी आया जुडिक्शन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन रहेगा उसमें लोग हैं, सरकार के लोग रहेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन है उनके लोग रहेंगे एक तरह से। तो अब क्या होगा, डुअल कंट्रोल यहां से आ गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सरकार के गवर्नमेंट के हिसाब से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया एक तरह से स्टेक होल्डर और कंपनीज का जो ज्वाइंट स्टॉक उसके हिसाब से। तो जो इंडिया में जो गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, अब उनका कंट्रोल ऊपर में दो जन है, एक है बोर्ड ऑफ बीओसी हो गया और बोर्ड बी ऑफ बीओडी हो गया। तो हो सकता है ना देयर इज अ क्लैश इन सबका जो अपना प्रोविजन है, अपना जो पावर्स है, एक क्लैश होगा। तो एक इशू इसमें भी क्रिएट होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। तो एक ड्रॉबैक भी है इसका। बोलो प्रवेश। ठीक है, ठीक है। तो इसी इसी के साथ जो मेन जो जुड़ा हुआ है वर्ड वो है ड्यूअल कंट्रोल। वो फिट इंडिया एक्ट 1784 हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो इंपॉर्टेंट फीचर और है कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको एक वीटो की पावर मिली थी जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? मान लीजिए कि पर्सन ए है और पर्सन बी है। अगर पर्सन ए और के पास वोटिंग डालने की पावर है, उसने डाली, पर्सन बी के पास पावर है, उसने डाली, लेकिन अगर डिसीजन दोनों का सेम आ रहा है या फिर दोनों की जो वोट है वो चीज सेम ही है आ रही है, तो आपका जो लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, बराबर आ गया, यानी कोई ना जीता ना कोई हारा। लेकिन गेम के अंदर रूल होता है या तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो कास्टिंग वोट का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर जो बाजी है वो कहीं पर आकर अटक गई, आप वोट डाल दीजिए, या तो गेम जीत जाएगा या गेम हार जाएगा। तो कास्टिंग वोट आज के टाइम पे भी है, उस टाइम पे भी था। तो कास्टिंग वोट उस टाइम पे गवर्नर जनरल को दिया गया था इन केस ऑफ टाई। अगर टाई होता है तो कास्टिंग वोट गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे। तो फिट इंडिया एक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट आई विल ऐड 1813 की। आई विल ऐड समथिंग प्रवेश, ठीक। फिर चार्टर हम्म। एक्ट से आसान हो जाता है याद करना। पहले 1784 में एक और एक प्रॉब्लम है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास, पहले जो लेंस क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। तो देखोगे स्टार्टिंग में गवर्नर ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कि गवर्नर ऑफ
बॉम्बे एंड मद्रास कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल। तो दिखा रहा है ना, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रहा है गवर्नर जनरल का हाथ में, पावर बढ़ते बढ़ते जा रहा है। दूसरा, कास्टिंग वोट वो टाई क्यों हुआ, ये चीज हुआ क्योंकि एक इशू हुआ था, करप्शन का इशू हुआ था वैरेन हेस्टिंग के समय में। क्या हुआ था कि वैरेन हेस्टिंग के खिलाफ करप्शन चार्ज हुआ था, तो उसके जो लोग थे और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे जो बैठे हुए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, वो एक दूसरे को अगेंस्ट में वोट कर रहे थे। तो फ्रिक्शन बढ़ गया डिसीजन मेकिंग में। इसके लिए फिर ये बोला गया कि अब गवर्नर जनरल डायरेक्ट कास्ट करेंगे लास्ट में वोट। तो इसके लिए बात है। तो कंटेक्स्ट बता दे रहे पीछे का। ठीक। तो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो बिना पढ़े अगर आपको चार्टर एक्ट 1830 के इनके बारे में जानना है तो आप दो चीजें याद रखिएगा। पहला कि चार्टर एक्ट 1813 जो था उसने प्रमोट किया मिशनरी एक्टिविटीज, यानी जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया के कल्चर में क्रिश्चियनिज्म को प्रमोट करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो चार्टर एक्ट 1813 का एक ये। दूसरा ये कि जो लोकल एजुकेशन है वहां पे एजुकेशन के लिए फंड के लिए 1 लाख रुपए हर साल का सैंक्शन हुआ कि 1 लाख रुपए जो है इंडिया को दिया जाएगा, अपना एजुकेशन अपना पढ़िए। इसके अलावा जो चार्टर एक्ट है वो होता क्या है, तो चार्टर का मतलब होता है एक काइंड ऑफ लाइसेंस जो आपके देश के जो राजा होते हैं, यानी अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो क्वीन या जो किंग थे वो चार्टर पास करते थे और इसका ड्यूरेशन होता था 20 साल। इसका मतलब ये होता था कि किसी इंडिया के अंदर जो कंपनी है उसको हमने चार्टर दिया है, आप 20 साल के लिए वहां पर ट्रेडिंग कीजिए, हमारे नाम पर कीजिए, और जितना भी शेयर है जो हमारे लिए बचता है वो हमें दीजिए और आप अपना फुल ट्रेडिंग कीजिए। तो हमने आपको एक चार्टर दिया हुआ है, एक लाइसेंस दिया हुआ है। अब चार्टर एक्ट 1813 के और फीचर क्या है, इसने ये बता दिया कि जो सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है वो ब्रिटिश क्राउन, यानी एक टर्म ये होता है मैजेस्टी ऑफ हिज ऑन क्राउन, यानी जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है वो अपनी मैजेस्टी यानी अपने जो लॉर्डशिप है वो रानी या राजा ब्रिटेन में है उनके ही अंडर में काम कर रही है। तो फुल्ली डिक्लेयर हो गया कि सोवरेनिटी है ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड में इंडिया के साथ वो अबोलिश कर दी गई। वो कौशिक बताएंगे क्यों कर दी गई। हम्म। और चाइना के साथ जो मोनो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की चाइना के साथ मोनोपोली थी ओपियम और टी में, वो खाली जो मोनोपोली थी वो छोड़ी गई। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी का मैंने आपको बताया और एजुकेशन का मैंने आपको बताया। तो अब मैं दीज वर इसमें द हम्म, प्रिंसिपल। अब मैं इसमें बताइए। ऐड करता हूँ कैसे याद कर सकते हैं इसको, चार्टर एक्ट 1813 को। तो हर बार देखोगे ना चार्टर एक्ट में 20-20 साल ऐड हो रहा है, हर बार चाहेगा 1813, 33, 53। फिर उसके बाद से चार्टर एक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 57 में रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट होता है तो ईसीआईसी का खत्म हो जाता है। 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले नहीं आता है, उस समय से आता है। फिर फिर काउंसिल एक्ट क्या होता है, काउंसिल बढ़ाने के लिए, काउंसिल में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए काउंसिल एक्ट हो गया 61 में हो गया। उसके बाद फिर 91 92 क्या देख लेंगे आगे, 92 है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद फिर 35 ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहेगा वो सब। तो चार्टर एक्ट बात करते हैं इसमें कि इसमें स्पेसिफिक क्यों बोला है कि सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश एम्पायर इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। क्यों? क्योंकि 1770 से जब उस समय ही परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट किया जा रहा है, महलवारी हो रहा है और बाकी सब, ताकि आप इंक्रीज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करें, रेवेन्यू निकालिए और आप एक तरह से आप थोड़ा सा पैसा ब्रिटिश सरकार को भी दीजिए, लोन दीजिए, इंटरेस्ट रेट दीजिए और चलते रहे। लेकिन अगर इसमें ऐड करूंगा, उस समय जो 18 सेंचुरी था एक इनलाइटमेंट के समय था, यूरोप के समय में। तो वहां पर मिडिल क्लास का राइज हो रहा था। और दूसरा कि पीछे बैकग्राउंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो मिडिल क्लास राइज होता है, तो बोर्जुआ क्लास क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास क्रिएट होता है, बिजनेस क्लास क्रिएट होता है। उन लोग बोले हैं कि जो ईआईसी का जो नॉर्म्स है, इसको मोनोपोली मिला है, इसको हटना चाहिए। क्यों? मेरे को भी सामान बेचना है इंडिया में आकर के। इसलिए उसके हिसाब से फिर 18 वो कर रहे थे, लॉबी कर ही रहे थे लगातार। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। चार्ल्स ग्रांट और बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो इट इज नॉट फॉर द इंडियन पीपल, इट इज फॉर द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग क्लास और बिजनेस क्लास, इसलिए वो अबॉलिश कर देंगे। उसके बाद फिर ओपियम ट्रेड बोलेंगे ठीक है कुछ ना कुछ मोनोपोली रखो,
और क्रिश्चियन मिशनरी का क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया को अगर मार्केट में चेंज करना है, तो इंडिया को, इंडियन लोग को वैसे ही बनाना होगा जैसे ब्रिटिश लोग हैं। तभी ना कपड़ा पहनेंगे वैसे ही, शर्ट खरीदेंगे, टाई खरीदेंगे, वैसे टाइप रहेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरी को उन्होंने अलाउ करना स्टार्ट कर दिया थी धीरे धीरे 1813 से, कि आप जाइए, इन्फ्लुएंस करिए, और डार्क जो एज है उससे हटके आप क्रिश्चियन लाइट में आ जाइए। तो एक इसलिए पूरा होता है ये। और 1 लाख बस टोकन, कि 1 लाख रुपया दे देते हैं पढ़ाने के लिए इंडियन लोग को। तो ये बैकग्राउंड हो गया चार्टर 13 वाला का। बताओ प्रवेश। ठीक है, 33। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गए। तो अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस है, 20 ईयर्स के बाद चार्टर आ रहा है, जैसे उसने बताया कि हर 20 ईयर्स के बाद ये रिन्यू होता था। तो चार्टर एक्ट 1833 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई? इसमें ये हुआ कि जो कंपनी की जो बची कुछ मोनोपोली थी चाइना के साथ भी, उसको अभी अबोलिश कर दिया गया, क्योंकि चाइना जो कंपनी थी उसका भी वहां पर विटनेस हुआ कि वो हाईली करप्ट प्रैक्टिसेस, जो दस्तक थे उसका यूज हो रहा था, हाईली करप्शन था, डिस्टोर्शन होता था ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर, जो ऑफिशियल थे वो अपनी जेब में सारी चीजें डालते थे। तो बहुत सारा ये लाइमलाइट में आने लगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसको पहली बार ये पावर मिली कि वो इंडियन अफेयर्स के लिए कानून बनाएगी, जो जिससे हम बात करते हैं कि मैरिज लॉ के ऊपर हो गया, उसके बाद क्रिमिनल केसेस के ऊपर हो गया, उस पर हल्का हल्का जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। उसके बाद दो अलग से प्रोविंस बनाए गए, जिसकी हम बात करते हैं आगरा, आई थिंक एग्जैक्टली ओशित नाम ईयर बता देंगे, और अवध। और इसमें जो 1833 के अंदर जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रोविंसेस हैं, उनके आई थिंक लेजिस्लेटिव पावर्स भी कहीं ना कहीं छीन लिए गए थे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्हीं को वो दे दिए गए थे। एम आई राइट ओशित? यस प्रवेश, पहली बात है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया उसमें विलियम बेंटिक के समय में 1833। और सेकंड चीज कि 1773 से देख रहे होगे लगातार सेंट्रलाइजेशन हो रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रल, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मिलिट्री पावर और जो सिविल पावर है वो सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास हो जाएगा पूरा। तो सेंट्रलाइजेशन चल रहा है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब वो बनेंगे, तो ऑलरेडी बात है कि सबसे सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, उसमें मराठास खत्म हो जाएगा 1813 आते आते। साउथ में मैसूर 1799 में वो भी खत्म हो जाएंगे, सब ब्रिटिश के अंदर में आ जाएंगे एक तरह से। पंजाब में बचेगा 1847 में होगा। तो उस समय तक ओवरऑल इंटीग्रेशन हो रहा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में। तो वो बोलेंगे कि अब मुझे रिफॉर्म चाहिए। अब वो बात करेंगे आईपीसी का, वो बात करेंगे सीआरपीसी का, वो बात करेंगे लॉ कोडिफाई करने का। तो मैकॉले को पहली बार बनाएंगे अपना लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, पहली बार। अब बोलेंगे कोडिफाई करो लॉ को। पहले जो लोकल लॉ चल रहा था फॉर हिंदूज के लिए अपना लो कोड ऑफ केंटू लॉ अपना, मुस्लिम्स के लिए अपना, अब वो बोलते करेंगे आईपीसी यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, इसलिए इसमें पहली बार आएगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो धीरे धीरे जो एक कंपनी जो है वो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनते जाएगा, और उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंक्रीज्ड इंटरवेंशन होते रहेगा धीरे धीरे, अभी से 53 तक। बोलो प्रवेश। हाँ ठीक है, तो इसमें इसमें इसके अलावा बस एक चीज है जो पहली बार जो डिमांड को इनकॉर्पोरेट किया गया, कि जो इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज है, उसको फुली ना मान करके जो इंडियन एलिमेंट, जो इंडियन नेटिव थे, उनको बात की गई कि आपके लिए एक ओपन कंपटीशन कराया जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि प्रोविंशियल सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज और एलिट सर्विसेज, जिसको इंपीरियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम पे जिसको हम आईएएस आईपीएस के नाम से जानते ये हैं। कब हो गई? ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप 1853 की बात कर रहे हैं? सर 1833 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 1833 में, उससे पहले आप ये भी बता दीजिए कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दे आर गोइंग टू कम अप विद द क्लॉज और विद एन आइडिया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दैट एवरी इंडियन इज एलिजिबल and we are open to provide them the public service which is not based on caste, creed, sex or any kind of gender discrimination, but it will remain on paper. उस बात को फिर वो 20 साल बाद लेके आए। और जब आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा, हमेशा पूरा बोलिए, ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो कमांडर इन चीफ भी होंगे। दैट इज हाउ जब सेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो बॉम्बे एंड मद्रास दो प्रेसिडेंसीज हैं। और इसीलिए ट्रेस कीजिए साथ में कि बाकी प्रेसिडेंसीज कब आ रही हैं और कब उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन।
कौशिक आपको कुछ ऐड करना है उसमें? मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि 1853 में ओपन जब अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन होगा, फॉर एग्जांपल इन द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईसीएस जिसको बोला जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि 1853 में क्यों है, तो 33 सर ने से कहा। और दूसरा ये कि वो जो लाएंगे ओपन सिस्टम, इट इज नॉट फॉर द इंडियन पब्लिक। वो इसलिए लाएंगे क्योंकि उनका खर्चा बढ़ते जा रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर में, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपॉइंटमेंट होते आते थे, तो खर्चा बढ़ने को कम करने के लिए इंडियनाइजेशन का बात करते हैं वो। तो माइंडसेट डिफरेंट, तो ये ले सकते हैं। ठीक। कैरी ऑन। अब हम बात करते हैं 20 साल बाद यानी चार्टर एक्ट 1853 की। यहाँ पर जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या क्या हुई। पहला तो ये कि जो एक्सटेंशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल करने के लिए, उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इसके बाद ये बोला गया कि आप इनडेफिनेट पीरियड तक ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, कोई चार्टर एक्ट आप नहीं दिया जाएगा आपको, आप इनडेफिनेट कीजिए, तो 20 साल बाद कोई रिन्यू नहीं होगा। दूसरा ये बोला गया कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं, उनका जो नंबर था वो डिक्रीज किया गया, 6 कर दिए गए वो। और जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्राउन नॉमिनेटेड। यानी जो हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पिट इंडिया एक्ट में, अब जो क्राउन है वो डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा था और अब वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी संभाल रहा था, क्योंकि उसके नॉमिनी ही क्राउन से नॉमिनेट होके आए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्राउन ने ऐसा क्या हुआ जो क्राउन ने नॉमिनेट किया। तो इसी के अराउंड एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक नई कंपनी के जो को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लीडर, उन्होंने कहा कि व्हाई ओनली दिस कंपनी इज गिवन अनसमाउंटेबल पावर टू ट्रेड इन इंडिया। और उसी चीज को कन्फ्रंट करने के लिए, उस जो एंटेगोनिज्म है उसको सेटल करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने इन दोनों कंपनीज का अमेलगेमेशन करके ये बोला कि आप जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर हम ही आपको नॉमिनी करेंगे और किसी क्राइटेरिया पे करेंगे, और आप जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए इंडिया के अंदर ट्रेड कीजिए। तीसरी बात जो हुई कि जो जॉब्स थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हुई, उसमें ये निकल के आया कि जो एग्जामिनेशन होगा वो इंडिया में भी होगा और लंदन में भी होगा, और एग्जामिनेशन ओपन कंपटीशन के तौर पे होगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन दी syllabus which will be prescribed and coded by the British Parliament. So apart from that, Oshik, you can incorporate अपार्ट some फ्रॉम दैट innovative. कि हाँ, पहले पहले इसका भी एक प्रोविजन है, कंटेक्स्ट है। पहले जो लोग जाते थे सिविल सर्विस में, दे वर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो इसी कारण ही करप्शन हो रहा है, इसके कारण ही प्रॉब्लम में फंसे हैं ईआईसी पूरा का पूरा। इसलिए वो चाहते थे कि वो भी चाहते थे कि एक तरह से एग्जामिनेशन ओपन सोर्स एग्जामिनेशन हो, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंट्रोल है अपॉइंटमेंट वो कम हो जाए। तो फिर वो धीरे धीरे जब 1833 में आया तो 53 में जाकर के ऐसा हुआ। और अब वो दूसरी बात यह है कि जो प्रवेश जी बोल रहे हैं कि इंडिया और लंदन दोनों जगह होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो भी लंदन में होगा, हेलीबरी कॉलेज। इंडिया की कोई बात नहीं है पहले। अभी इसमें लगेंगे 70 साल। दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, और इस चीज को लेके आइए घिसी घिसाई बातों के अलावा भी, कि जो कल्चर है इंडिया का, या जिस तरीके से ब्रिटिश को इंडिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ लेना है, जो एक्सट्रैक्शन होना है इंडिया से वेल्थ का, उसके मैकेनिज्म्स भी ब्रिटिश टाइम टू टाइम चेंज करता जाएगा। उसकी मजबूरी है। एज द इंडियंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर एनलाइटनमेंट, ब्रिटिश रूल इज ट्राइंग टू एडजस्ट इट्स रूल। इसीलिए जो अभी आपने बात कही, वो बातें तो सच है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय आ चुके थे, और उसके बाद हमारी डिमांड्स बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत जेन्युइन थी। हमने ह्यूमन को ह्यूमन मानने की बात की। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश जो है वो अपने रूल को मैनिपुलेट कर रहा था। Nobody expected by the Charter Act of 1853 and by the acts of Lord Dalhousie that there will be such a amazing and such a powerful revolt in 1857. तो ये एलिमेंट आपको पहले बोलना पड़ेगा साथ में, तब जाके आपका जो डिस्कशन और जो पॉइंट्स हैं, जो नैरेटिव है, जो कि डॉक में भी इसमें जो बनाया है उसके बाद चेंजेस लेके आने हैं साथ में, तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड देयर विल बी वेरी मिनिमम efforts required when we are going to work further for the bigger goal. Thank you. Please continue. बोलिए। 1815 के बाद से मिल लेंगे सेकंड डिस्कशन में।
मैं बोलूँ? प्लीज एंड प्रवेश. ओके. You can conclude.